बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें रोज़ रोशन की तरह आया होती हैं। अहम तैनाती की बातें पिछले 15 दिन से हम सुन रहे थे। इस पे चेमगोइयाँ भी हो रही थी, बड़े लिए भी हो रही थी। ऑपोजिशन का अपना, ज़ाहिर इमरान खान साहब का अपना एक बयानिया था जिसको लेकर वो चल रहे थे। उसके साथ साथ हुकूमत भी कुछ बातें कर रही थी जिसमें कभी हाँ होता था, कभी ना होता था। लेकिन इस सब के बावजूद माशाल्लाह कहना चाहिए और बहुत बेहतर तरीके से ये मामला तय पाए हैं। हुकूमत ने जो समरी मूव की, जब समरी मूव हो रही थी उस वक्त भी बड़ी बातें होना शुरू हो गई, फिर समरी जब पहुंच गई तो फिर बातें हुई। बहरहाल खुश उसलूबी के साथ अहम तैनाती जो है वो हो गई है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। साहिर शमशाद साहब जो हैं वो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद अब एक और नई सूरत है, वो है कल का दिन 26 नवंबर का वो दिन जिसके लिए इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई दिनों से कह रहे थे। जब ज़ाहिर उनको ज़ख्मी किया गया, जो उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा मैं 26 नवंबर को पिंडी पहुंच रहा हूं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेसर किया, वाह शगाफ अंदाज में उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अगर वो पिंडी पहुंचते हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि वो पहुंच रहे हैं 26 को, उन्होंने कहा कि वो आ जाएं, अपना इज्तिमा कर लें, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, हमने आप तक भी भिजवा दी है कि आपकी जान को खतरा है। इस सारी सिचुएशन में एक अहम तरीन मामला है और वो है आइंदा इंतखाबात का। इलेक्शन के मामले पर हम देख रहे हैं कि बहरहाल इसको सही कहें या गलत, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन की डेट चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी इस मामले पर सोचें कि अगले इलेक्शन की तरफ वो कह रहे हैं सामने आकर बात करें। लेकिन हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते ये कहा कि आर्मी जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी तरह से सियासत के किसी मामले में अब दखल अंदाजी नहीं देगी। मुझसे बेहतर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो पाकिस्तान के माजी को जानते हैं, पाकिस्तान के हाल को देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस पर गहरी निगाह रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, मुख्तलिफ नौइयत का तज्ज़िया है। नज़ीर लगारी साहब को वेलकम करती हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आप भी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और पाकिस्तान की जब हम स्ट्रेटेजिक तनाजुर में गुफ्तगू करते हैं तो उस पर भी आपकी खासी ग्रिप है। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नज़ीर लगारी साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। सर ये फरमाइएगा कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं, ओके, फैज़ रहमान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, मुझे बताया गया कि वो भी अब हमारे साथ आ गए हैं। फैज़ सर थैंक यू वेरी मच कि आपने भी ज्वाइन किया। वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से भी आपका नाम जाना पहचाना, पाकिस्तान की सहाफ़त में भी आप अपना एक खास मकाम रखते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों शख्सियात का। दोनों की इजाज़त से नज़ीर लगारी साहब के पास ज़रा मैं पहले पहुँच जाती हूँ और उनसे जानना चाहूँगी। नज़ीर लगारी साहब सवालात मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जो इस वक्त सरदस्त मामला है वो ये कि अहम तैनाती के बाद अब तवक्कात बढ़ गई हैं। अब क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है और अब सब अच्छे की जानिब बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सना, आप बहुत ब्रिलियंट एंकर हैं और आप अपना एक ख़ास मुतालिया, ख़ास अंदाज़ और आपका एक ख़ास तर्ज़ तख़ातुब है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने याद किया। पहली बात तो ये है कि ये खुश उसलूबी से हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा खुश उसलूबी से होना चाहिए था। ओके, ये बहुत अच्छा होता है अगर इस तैनाती से पहले तैनाती के मसले पर लॉन्ग मार्च न किया जाता। दुरुस्त है। और बहुत अच्छा होता कि अगर फैसलाबाद के जलसे में न ये कहा जाता कि कोई मुहब्बे वतन या गैर मुहब्बे वतन जो है किसी का तकर्रुर ना हो जाए। पहले ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में एक इतने बड़े मनसब पर पहुंचने के बाद ये सवाल उठाना मुनासिब नहीं होता है कि कोई शख्स सर्विसेज में जो है वो बिल्कुल नीचे से सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचता है, तो उसकी हुब्बुल वतनी पर आपको शक नहीं होना चाहिए था। ये बात नहीं होनी चाहिए थी और ये बात नहीं होनी चाहिए थी कि जो नए आएंगे वो इसलिए आएंगे कि मुझे सियासत से नाअहल करें और किसी और को सियासत के लिए इन करें। ये नहीं होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था कि नाम लेकर कहा जाता एक इनको ना बनाया जाए और किसी को भी बना दिया जाए। ये बहुत अच्छा साइन नहीं था। और लेकिन आखिरी मरहले पर भी सुबह तक शायद रखना डालने के मंसूबे बन रहे थे, खेलने के मंसूबे बन रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ और तकर्रुर हो गया और उसको समरी को साइन कर दिया गया। तो अब बेहतर ये है कि गो फॉरवर्ड करें
आगे की तरफ चलें, दुरुस्त है। पीछे की तरफ ना देखें। हाँ। और ये कभी किसी को ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, ना मुझे ना किसी और को, कि मेरी मर्जी से फलां ओहदे पर फलां शख्सियत को लगाया जाए। ये कभी इस तरह नहीं होता है। सिस्टम अपना काम कर रहा होता है। कम अज़ कम हम एक बात तो कह सकते हैं ना कि ये सिस्टम ऐसा है कि जो मुसलसल अपना काम नज़ीर करता लगारी साहब, रहता है। तवक्कुफ उसके कीजिएगा। बारे फ़तह में कलामी की इस तरह मुआफ़ी चीज़ें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ज्वाइन किया। ज़रा शेख साहब से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आपको ज़हमत देती हूँ। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब फरमाइएगा कि आज जब राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उसके बावजूद कल का एहतजाज, धरना, मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च होने जा रहा है? कोई इसमें शक नहीं। इंशाल्लाह 12 बजे निकलेंगे लाल हवेली से, और अगर कफन पहन के भी निकलना पड़ा तो वतन के लिए और की आज़ादी के लिए ज़रूर निकलेंगे। और इमरान खान जख्मी हालत में भी आ रहे हैं, और ये जो चमगादड़े हैं सियासी और ये बदशक्ले और ये लोग हादसों की जो पैदावार हैं और जिन्होंने जो मिनाजुल कुरान में किया, अगर ये समझते हैं कि ये यहाँ भी ऐसा कोई वाक़या होगा तो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहा तो इमरान खान को आंच नहीं आने देंगे। पिंडी में हमारे वो मेहमान हैं और मेहमानदारी का पूरा हक अदा करेंगे। दुरुस्त हो गया शेख रशीद साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मेहमान नवाजी का हक जरूर अदा करेंगे और लोग आपकी मेहमान नवाजी जानते भी हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, जैसा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कोई दहशतगर्द तंजीम, कोई गिरोह खुदा ना खास्ता उस सारी सूरत हाल का फायदा उठा जाता है, तो फिर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी होगी? शेख साहब, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुल्क कहाँ खड़ा हो गया? मुल्क को तो बचाना ना। इन लोगों का क्या है, ये तो भगौड़े हैं सारे, इनके लीडर भगौड़े हैं, और मुल्क को भगाना है। और फिर ये कहाँ जाएंगे जी? इनको भी मुल्क जो है वो लोग नहीं छोड़ेंगे, कानून और आइन के शिकंजे में लेंगे। आप बेफिक्र है, मुल्क जिंदा है, कौम जिंदा है, और चंद बेवकूफ़ों के हाथों में लोगों की इज्जत अगर आ गई है तो इससे छुटकारा हासिल करेंगे। शेख साहब, जो इलेक्शन की बात हो रही है कि इलेक्शन ज़ाहिर है पहले होने चाहिए, वक्त से पहले होने चाहिए, इस सारे दौरान जबकि आर्मी चीफ की तैनाती और तकर्री के समरी मूव हो रही थी, कोई मैसेजिंग हुई किसी तरह के बैकडोर राब्ते हुए कहीं पर कि जी इलेक्शन आपको मई अप्रैल में कर देते हैं, अगस्त तक नहीं लेके जाते, कहीं कुछ इस तरह की बातें हुई हैं शेख साहब क्या? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गैस कर सकता हूँ पॉलिटिकली अज खुद जी सर कि अप्रैल में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। और मुल्क ही नहीं चल रहा तो क्या करेंगे? मुल्क ही बैठ जाएगा, किसी इस काबिल ही नहीं रहेगा कि कोई और भी चला सके। अग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन शेख साहब, जैसे साबिक आर्मी चीफ हो जाएंगे कमर जावेद बाजवा साहब, वो कहकर गए कि हमारा अब सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमरान खान साहब, फिर मैं फवाद चौधरी को भी सुन रही थी, दीगर लोगों को भी, वही कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन डिमांड करते हैं और नए आर्मी चीफ से तवक्का रखते हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एक जानिब जब फौज किसी भी सियासी मंजरनामे में है नहीं, तो वो इलेक्शन की जमानत कैसे दे सकती है? वो ये भी कहा है उन्होंने कि मुल्क, मैं एग्जैक्ट जुमले दोहराना चाहता हूँ, दुरुस्त फरमाइए, माशी बुहरान संगीन हो गया है और सियासी अदम इस्तेहकाम गंभीर हो गया है, बिल्कुल दुरुस्त, खौफनाक और हो गया है। तो फिर मुल्क किसने चलाना है जी? ये मुल्क होगा तो हम सब होंगे। पाक फौज अजीम है और उनकी तब्दीली काबिल एहतराम है, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया। मुल्क भी तो चलाना है कि नहीं चलाना? कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रा वेकेंट किस्म के नॉनसेंस लोगों को मुल्क देना है, इनसे छुड़ाना है और आवाम को राय हमा का हक देना है ताकि आवाम अपना खुद फैसला कर सके। नई तैनाती पे कंसेंसस था सारे लोगों का विद इन द पार्टी ऑफ लोगों का कंसेंसस है, सब लोगों का कंसेंसस है। शेख रशीद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कह रहे हैं कल जरूर एहतजाज होगा, बावजूद इसके कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बाशगाफ अंदाज में प्रेसर में कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू सुनी है आपने शेख रशीद साहब की, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह किया है और वो अप्रैल में इलेक्शंस भी देख रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप भी इस सारे मामले को, इस सारे मंजर को इसी तनाजुर में देख रहे हैं या कुछ मुख्तलिफ है? उनका सियासी स्टेटमेंट है और उनकी आज तक कोई पेशीन गोई
साबित नहीं हुई है, सच साबित नहीं हुई है। वो पेशेंट गोयां करते हैं और फिर आगे छोड़ देते हैं और फिर पीछे पलट कर नहीं देखते कि मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, इस तरह करते रहते हैं। और अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम उनके सामने कहते कि आपकी बेशुमार पेशेंट गोयां गलत साबित हो चुकी है। अप्रैल में कोई इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ना अप्रैल में, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, मुझे उस वक्त तक कोई इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, इंपॉर्टेंट कमेंट कर दिया है आपने। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन ज़रा शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब को। ब्रिगेडियर साहब, एक जानिब जाहिर है जो इंडिया गया है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने जाते जाते अपने अलविदाई खिताब के अंदर ये सब ने इसका वेलकम किया है, क्या सहाफ़ती बिरादरी हो, क्या सियासी जमातें हों, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक मैं ये कह सकती हूँ, शायद इसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन एक डेफिसिट है, एक खदशा है लोगों को कि ये अमल से साबित होना है। तो आप समझते हैं कि ये अमल सियासतदानों को भी दिखाना होगा और जहां से ये अलविदाई खिताब में कहा गया है वहां से भी अमलदारी इसकी यकीनी बनानी होगी। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, एक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक डिसीजन दिया है और वो उसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं, उसके स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स हैं उनके इस इक़दाम से। अभी जो नई क़यादत आएगी वो इसका फैसला करेगी कि आया जो कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है वो टैक्टिकल है कि ये स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ठीक है, मेरे नज़दीक उनको ये स्टेप स्ट्रेटेजिक लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमर जावेद बाजवा साहब ने बिल्कुल इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अभी तक कोई वज़ीर आज़म जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सका है। तो जब फौज इसमें मुदाखलत नहीं करेगी और अवाम की राय सामने आ जाएगी तो उसके बाद फिर सियासी पार्टीज जो है ना, इनको चाहिए कि वो इस अवाम के जो राय है उसका एहतराम करें और 5 साल जो है ना वो उस हुकूमत को दे देने चाहिए, उसको कोई मसाइल खड़े करने चाहिए। उससे ये होगा कि पाकिस्तान की जमहूरी रवायत मजबूत होंगी, लोगों का एतमाद जो है हुकूमत पे हो जाएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी और स्टेट में वो खत्म हो जाएगा, अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, मुआशी हालात जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुआशी बात, जो सियासी पार्टियां हैं ना, खासकर जो पीटीआई की अभी आपने बात की, जी सर, वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान के आईन को मानते हैं या वो स्ट्रीट पावर से चलना चाहते हैं? मतलब है कि पाकिस्तान का जो डिसीजन इलेक्शन का मरी रोड के ऊपर होना है या फैसलाबाद के ऊपर होना है तो फिर तो एनआरसी है, क्योंकि फिर तो कल अगर ना हम साहब आ भी गए किसी वजह से इक़्तिदार के ऊपर तो यही पार्टियां फैसलाबाद में आके बैठ जाएंगी। तो हम ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं कि ये अभी हमें सोचना चाहिए कि इन 7-8 महीनों से तो कैंपेन सीजन होता है भाई। मतलब अगर आप अगस्त भी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि देखिए अगर इलेक्शन ऐसे ही करवाने हैं फैज साहब तो फिर हमारे पास तो बहुत और माजी में देखा हमने स्ट्रीट पावर्स लोग लेकर आए हैं, लेकिन उसका नतीजा हमने उस तरह का नहीं देखा है। फैज साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप जाहिर है बाहर बैठे हैं, बाहर की ऐनक भी लगी हुई है, दुनिया इस अहम तकर्रुरी तैनाती को अमेरिकन बिलखुसूस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वहां पर इस तकर्रुरी तैनाती को किस तरह से देखा गया, और आज जब आपने अपने हल्के में लोगों से बात की है तो वो क्या स्टेबलाइज देख रहे हैं, लुक फॉरवर्ड देख रहे हैं पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर, चाहे वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की बात हो या पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात हो? फैज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो पे इनवाइट किया और आज मैं आपके शो पे एक्चुअली डेब्यू कर रहा हूँ, पहली दफा आई एम ऑन योर शो एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर। देखिए, जो बात आपने कही है कि बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं और इस वक्त खुद ये तैनाती जो हुई है इसका पूरा वो मामला क्या होगा बाहर, एक बात मुझे ये कहने दीजिए कि एक जो पूरा आप जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आप देख रहे हैं इसमें बहुत सी चीजें बाहर की भी इन्वॉल्व हैं। इमरान खान साहब ने अपने वजारत उज़्मा के दौरान जो फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस लिए या जो नहीं लिए और कुछ ऐसे डिबाकल्स हुए, कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी बिना पर बाहर आपने देखा, मैं किसी साजिश का जिक्र नहीं कर रहा और ना किसी साजिश कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल एक परसेप्शन बन रहा था कि शायद इमरान खान साहब की पॉलिसीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए
मुनासिब नहीं है और इसलिए इसमें कुछ चेंज लाना जरूरी है। देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी लगारी साहब ने भी कही और शेख रशीद साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ज़ाहिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, लेकिन मुतज़ाद बातें करते हैं। उनका एक तरफ ये कहना है कि पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा है, सिर्फ चंद बेवकूफ़ों की बात है, कोट एंड कोट, जो एग्जैक्टली उन्होंने भी आपसे फरमाया, तो और उसके लिए वो वहां जा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी मुतज़ाद बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सब कफन बांध के जा रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा के जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है। हम में से बहुत से लोग बैठे हैं, लगारी साहब बैठे हैं यहाँ, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, जो सान्या हुआ था बेनज़ीर भुट्टो का, उससे पहले भी ये सारी चीजें कहीं बार बार कही जा रही थी और आपने देखा कि वो वाकया हो गया और आज तक उसके जख्म जो है मुंतमिल नहीं हुए। इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो कमर बाजवा साहब ने, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक हाई बार सेट की है इनकमिंग लीडरशिप के लिए, और उसमें जो एक मेन ज़ाहिर है वो यही है कि मेन पॉइंट कि अब हम चाहते हैं कि सियासत से दूर रखें अपने आप को, अपना रोल कम करें। लेकिन एक थोड़ा सा शेर मुझे इस मौके पे याद आ रहा है सना कि वो खिरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बेशक इफ्तिखार बाबर साहब ने एक बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं उस तरफ पूरी आर्मी देखती है। ऐसे ही बदकिस्मती से सिर्फ आर्मी ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी कायदीन भी उसी तरफ देखते हैं। That's my question, फैसब। That's my question basically, which I want to ask। जी मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ फैसब, सॉरी मुझे कतई कलामी की माफ़ी दीजिएगा, लेकिन जो वापस आकर मैं सवाल करूंगी तीनों शुरा से, ज़ाहिर अपने अपने हवाले से अपना मुख्तलिफ तज्जिया दे रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है। जब आप कह रहे हैं कि जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे वो तो कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन यहाँ जब आपके पास भी एक बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आके गिरी है कि ये गेट नंबर 4, गेट नंबर 6 और मुझे नहीं पता और कितने गेट हैं, लेकिन इन सारे गेटों के चक्कर लगाना भी शायद लोगों को बंद करना होगा और सियासी जमातों पर इसकी भारी जिम्मेदारी है, निभा पाएंगे या नहीं, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमसे बात कर रहे थे फैजुर रहमान साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन किया हुआ उन्होंने हमें। नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब भी आज शामिल गुफ्तगू हैं। फैज साहब ने एक बात की नज़ीर लगारी साहब कि ज़ाहिर है जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे, उसी मिसरे से अगर मैं आगे बात करूँ तो मेरा सवाल फिर ये था कि सियासतदानों पर भी तो जिम्मेदारी है। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते ये अलविदाई खिताब में कहा कि भाई अब तो हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि हम किसी भी तरह की कोई इंटरवेंशन, तो बड़ी दूर की बात है, आप लोगों को कहीं सहूलतकारी भी मिले। लेकिन इसमें एक सवाल फिर ज़िम्नी ये भी है कि एहतसाब जो है सियासतदानों का वो कहाँ रह जाएगा, और ख़ुद क्या सियासतदान इस सारे मामले से पीछे हटेंगे या वही सारी सिलसिला चलता रहेगा? मेरे ख्याल में ये आप सवाल अच्छा है, इस पर गौर भी होना चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए कि एहतसाब का अमल कैसे होगा। एहतसाब हमारा सियासतदान एक सेगमेंट हैं और करप्शन जो है इस पूरे मुल्क के रगो पै में हर जगह पर मौजूद है, बहुत ही ख़तरनाक हद तक, और इतने ख़तरनाक हद तक के पटवारी से कानूनगो से नायब तहसीलदार से तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ 2 अजला में अरबों रुपए हड़प कर बैठे हैं। अभी इंक्वायरियाँ चल रही हैं और अभी ये मालूम हुआ है कि जनाब ये मटियारी और फिरोज के डिप्टी कमिश्नरों ने, हाँ वो जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है, लूट मार कर दी है। तो ये एक चीज़ है, ये सेगमेंट है जो है सिविल सर्विस का है। मैं कहता हूँ और जगहों पर भी करप्शन होती है और इसमें कोई वो नहीं है। हम बाद दफ़ा बहुत सी ऐसी शाहराहें देखते हैं कि जो सरकारी इदारों की तरफ से बनाई गई हैं, लेकिन वो उनकी उम्र आप देखेंगे कि 3 साल 4 साल भी नहीं हो चल सकती है। जो चीन ने मोटरवे बनाई उसको भी देखें, और जो कराची हैदराबाद मोटरवे है वो भी लगता है कि जैसे अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, वो भी देखें। तो हमें बहुत सी जगहों पर देखना होगा कि करप्शन कहाँ होता है, किस तरह होता है, कौन करता है, और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इवन ये तक मालूम होना चाहिए कि जुडिशरी में किस
सतह पर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी एक होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहें कि जनाब हमारा पार्लियामेंट का है कि हमारा तो अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। हाँ। जी वो ये कहे, जुडिशरी कहे कि हमारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और नज़ीर लगारी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी अव्वलियत होती है और वहां उन सारी चीज़ों को मुकद्दम रखा जाता है। लेकिन हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो अभी मैं ये आपसे सवाल इसका जवाब चाहूँगी कि जो सियासतदानों का वतीरा ख़ास रहा है 75 सालों में हमने देखा है, चाहे 2 टेन्योर्स क्यों हों, चाहे मार्शल लॉज लगे हों, इस दौरान सियासतदानों ने गेट खटखटाना नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये गेट खटखटाना छोड़ेंगे? मतलब ये है कि 75 साल में सियासतदानों को सिखाया ये गया है कि अगर गेट खटखटाओगे तो कुछ मिलेगा, वरना तुम जो है वो दीवार से लगा दिया जाओगे, ज़मीन पर चुन दिया जाओगे, फांसी पर चढ़ा दिया जाओगे, सजाओं दिए जाओगे, उम्र कैद काटोगे, वरना तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, तुम खाक चाटते फिरोगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। ये उनको मैसेज दिया जाता रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सिर्फ गेट खटखटाने से और बूट पॉलिश करने से और आप हमारी खिदमत बजा लाने से और हमारी जो है वो सारी ख्वाहिशें पूरी करने से आप जो है कुछ कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पोजीशन ख़त्म होती है, अगर जो जनरल बाजवा ने कहा है कि नहीं अब कोई किसी किस्म की सियासत नहीं होगी और इदारे सियासत नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। अब सियासतदानों की जिम्मेदारी होगी कि वो खुलकर काम करें और जहां करप्शन है उनके अपने सफों में उसको खत्म करें। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आप ही की इस बात के साथ ना शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम ब्रिगेडियर साहब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नैब का इदारा है ना, इसको तो सबसे पहले आप खत्म करें। ये नैब का इदारा ही मसाइल की जड़ है। सियासतदानों की गर्दन को पकड़ने वाले इस इदारे को फिलफौर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें उठती हैं, यहाँ से जो चीज़ें चलती हैं, वो सियासतदानों को सियासत करने नहीं देती, मुल्क चलता नहीं है और लोग जो हैं वो एक विशेष सर्कल के पीछे भागते रहते हैं। कैसे देखते हैं आपके नैब का इदारा, इसका शिकंजा क्या वाकई इतना खतरनाक है कि सियासतदानों को दबोच लेता है और पूरे सिस्टम पर हावी हो जाता है? अगर आप देख रहे हैं तो वो बना किस चीज के लिए था? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक कानून बना था जनरल मुशर्रफ साहब ने, और उसमें आपने देख लिया कि सिर्फ उन सियासतदानों के ऊपर उसके कानून लागू हुआ था जो मुशर्रफ साहब के मुखालिफ थे। जिन लोगों ने भी अपनी पार्टी या अपनी वफादारियां तब्दील की और मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए, उनमें बहुत बड़े करप्शन के इल्जाम थे उन लोगों के ऊपर, वो सारा जो था वो खत्म हो गया था और वो वजीर भी लग गए जाके उनकी जो किंग्स पार्टी थी उसमें जाके वो वजारत में मजीद करप्शन जो है वो उन्होंने वहां पर की। तो ये मेरे ख्याल में खाकान अब्बासी साहब जो है वो उनकी एक बात इस बात में वजन है कि ये बना ही इसलिए था कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए। दूसरी बात जो आपने की है वो उस वाली जो गेट खटखटाने वाली बात है, मैं आपको एक परमिट मी टू गिव एन एनालॉजी, और वो ये है कि ग्रेट ब्रिटेन जो था ना, वो चाहे कॉन्टिनेंटल यूरोप में था, नॉर्थ अटलांटिक में था या कॉलोनीज में था, वो क्या करता था, एक फरीक को साथ में ला देता था और बाकियों को मारता था। अगर फ्रांस ने सर उठाया तो जर्मनी को साथ मिला के और उसको मारता था, अगर जर्मनी ने सर उठाया तो फ्रांस को साथ मिला के उसने कोएलिशन बना दी, वो कोएलिशन बनाता था। बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमारे सियासतदान भी जो है ना, वो जो जनरल्स होते हैं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं या वो जो डायरेक्ट इख्तिदार पे कब्जा करते हैं, ये उनमें से एक फरीक जाके उनके साथ मिल लेता है और जब मिल जाता है तो फिर वो उसको एक लेजिटिमेसी दे देते हैं, किंग्स पार्टी बन जाती है और वो जो है फिर कहते हैं सेम पेज आ जाता है और तब नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत अच्छा कदम लिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फौज की जो आइंदा क़यादत अभी आ रही है 29 के बाद, वो इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना मनवान इसके ऊपर अमल करें और सियासत से अपने आप को दूर रखें। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आती हूँ फैजल रहमान साहब का। बाकी पार्टियों की स्टेटस पोजीशन जो है ना वो तो क्लियर है, वो तो कहते हैं कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई जो है ना वो अभी भी मुतालबा कर रही है कि जी आप मेरे इनको इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन के बाद सिर्फ मैं ही हकदार हूँ और मुझे इस मनसब वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसके ऊपर मुझे दोबारा दिखा दें।
ठीक, मैं ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ क्योंकि एक और क्वेश्चन है जो ये इंडिया जो है ना ये बगले बजा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन शायद ये जानता नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो DGMI भी रह चुके हैं, DGSI भी रह चुके हैं और उनकी एक्सपर्टीज ज़ाहिर मुख्तलिफ हैं। अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो ज़रा मैं इस पर आपसे कॉमेंट लूँगी, लेकिन फैज़ साहब ये मामला हम देखते हैं कि सड़कों की सियासत का वो है। पहले तो वो दरवाजे वाली बात पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह देंगे, जो खटखटाने का सिलसिला है आपको लगता है कि बंद करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरा फरमाइएगा, क्या इलेक्शन की डिमांड जो इस वक्त इमरान खान साहब बहैसियत ऑपोजिशन कर रहे हैं वो अपने राइट पर हैं, गो कि वो इस इलेक्शन की डिमांड आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखकर कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड आपको लगता है जायज है? फैज साहब देखिए सना, असल बात यह है कि जो गेट खटखटाने की आपने बात की सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया कि जब न सिर्फ आर्मी बल्कि पूरी सियासी जमातें उस तरफ देखती हैं जिस तरफ चीफ देखता है, और उसमें खुद इनका अपना चीफ का भी एक सिलसिला बनता है कि भाई आपने और जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ कि इनकी आपस में जो हेट्रेड है। अब आप ये देखिए कि शेख रशीद साहब की अगेन गुफ्तगू की तरफ मैं रेफर करना चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया कि हम जा रहे हैं और ये सब बेवकूफ़ हैं, और वो जो कुछ भी चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी से चाहते हैं कि ये लोग इंटरफेयर करें और आके कुछ बात आगे बढ़े। लेकिन जो बाजवा साहब ने जो बात की कि जाते जाते जो बात की, बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए इतने बड़े मुल्क का यानी 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, उसका किबला इतनी तेजी से तब्दील नहीं किया जा सकता। एक 75 साल की एक हिस्ट्री है जिसमें आपने बाकायदा और बिल वास्ता और बिला वास्ता हुकूमत की है, हर दफा इंटरफेयर किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अचानक जो है एक वाल्व को पुश किया और मालूम हुआ कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए। ऐसा नहीं होगा और ना ये करना चाहते हैं। बाजा साहब ने फरमाया, और मैं बसत एहतराम, अभी भी हमारे आर्मी चीफ हैं, वो बसत एहतराम अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कहा कि जी लास्ट ईयर फरवरी से आप अलग हो गए सियासत से, आपने फैसला कर लिया। मुझे ये बताइए कि गवर्नर सिंध साहब जो अपॉइंट हुए अचानक, कामरान टिसोरी साहब जिस तरह से आए और बेचारे जो हमारे जो MQM पाकिस्तान के जो बिल्कुल जाहिर है आप जानते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह से उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। वो क्या था, वो किसके कहने पे हुआ, वो किसने करवाया? तो ये कहना देखिए किताबों में बहुत अच्छा लगेगा, तकारीर में बहुत अच्छा लगेगा कि जी हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। किबला अभी आपका दुरुस्त नहीं हो सकता। मैंने आपसे एक अपने ट्वीट में भी अर्ज किया है कि जो एक इतनी बड़ी जो हिस्ट्री है उसको आप आनन फानन खत्म नहीं कर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट ना फैज साहब, इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया है जी सना, देखिए सियासतदानों को खुद, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता रहा हूं अक्सर कि अगर आज सिविलियन सुप्रीमेसी की बात होती है तो अगर ये तीनों चारों बड़ी पार्टीज अगर बशमूल इमरान खान साहब के अगर बैठ जाएं और फैसला कर लें आज इसी वक्त राइट नाउ, तो मुझे यकीन कीजिए कि कमर बाजवा साहब कह लें या आसिम मुनीर साहब जो भी कह लें वो शायद ना हो, लेकिन इनके कहने से ये आनंद ये काम हो। और उसकी वाज़ेह मिसाल फैज साहब, उसकी वाज़ेह मिसाल मीसाक जमहूरियत रहा है। हमने उसके प्रॉज और कॉन्स देखे हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सर, ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा कंटिन्यूएशन करते हैं इस बात की कि इस इज्मा की जो बात कर रहे हैं पैनलिस्ट के, अगर ये सियासतदान करते हैं तो शायद इसके दूररस्त नताइज सामने आ सकेंगे, लेकिन जो मंजर पर इस वक्त मामलात हैं वो मईशत के भी हैं। किस हद तक मौशी मामलात में पाकिस्तान को मुस्तहकम होने की जरूरत है, और ये जरा इंडिया के हवाले से भी बात करते हैं। वहां भी बड़ी बगले बजाई जा रही थी, लेकिन कल से सोग का समा है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में वक्त कम रह गया है तो जरा तेजी से नज़ीर लगारी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो ये कल 26 नवंबर को जा रहे हैं पिंडी, ये वहां स्टे करेंगे या फिर एक इज्तिमा होगा, वहां स्पीच होगी, खान साहब शायद कोई लाइन ऑफ एक्शन दे दें? इससे ज्यादा आप देख नहीं रहे इस मामले को? मेरे ख्याल में अब लॉजिक को प्रिवेल करना चाहिए, अब मंतक को, दलील को प्रिवेल करना चाहिए। जज्बाती दौर गुजर गया है और उन्हें जितना खेलना था खेल लिया है, जितना उन्होंने
अपनी आखिरी हद तक वो चले गए। मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह से उन्होंने वो एक दीवार खींचने की कोशिश की थी कि ये मुहब्बे वतन और ये गैर मुहब्बे वतन, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये ऐसे को लाना चाह रहे हैं जो मुझे नाअहल करा दे, फिर उन्होंने नाम लेकर कहा था कि इनके अलावा किसी को भी ले आएँ। अब ये आखिरी बात थी, वो कर चुके हैं। अब इसके बाद जितना वो आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर वो पिंडी की तरफ जा रहे हैं। पिंडी की अलामत को सब समझते हैं कि पिंडी किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कोई दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं या किसी दरवाजे पर कुछ मांगने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये उन्हें छोड़ना चाहिए। वो आवाम के अंदर मौजूद हैं, आवाम से रब्ता करना चाहिए, अवामी इदारों के पास आना चाहिए। अवामी इदारा पार्लियामेंट है, उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद है अरकान पार्लियामेंट की। वो पार्लियामेंट में अपना एक शानदार किरदार अदा कर सकते हैं। उनके अंदर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं जो उनके साथ मौजूद हैं, तो उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो इस तरह नहीं करते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को ज़ाय करेंगे और जो उन्होंने बहुत बड़ा एक वाइड अपनी एक फॉलोइंग बनाई थी, उस फॉलोइंग को भी मायूस करेंगे और एक ऐसी जगह पर जाकर फेंकेंगे कि फिर वो कभी सियासी अमल का नाम लेना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए कि ये जिस रास्ते पर चल जा रहे हैं, मैंने ये पहले भी कहीं अर्ज़ किया था कि ये बंद गली में जा रहे हैं और बंद गली से इनको वापसी का रास्ता कैसे मिलता है। ये गए थे आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, ये लॉन्ग मार्च करने गए थे। आर्मी चीफ की तकर्री हो गई और उनके हस्ब मंशा हुई या नहीं हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आर्मी चीफ सबके हैं, वो इस पूरे मुल्क के हैं और उनको यही रखना चाहिए कि वो मुल्क के सिक्योरिटी के खिदमत अंजाम में जा लाए और वही काम करें। लेकिन अगर ये और ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं और इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर कोई खलफशार चाहते हैं, तो ये फिर इनकी अपनी बात नहीं होगी। मुझे एक बात इंतहाई अफसोस के साथ ये कहनी पड़ रही है कि शायद वो किसी और के एजेंडे पर खेल रहे होंगे, वो इनका अपना नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया रज़ी लगारी साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक नुकता तो ये है कि इंडिया जो है वो दिन में ख्वाब तो आपको पता है देखता ही रहता है, लेकिन जब ये तैनाती हुई, तैनाती से पहले जो इमरान खान साहब का स्टांस था, जिस तरह उन पर हमला हुआ, फिर वो जो FIR कटवाने की बातें कर रहे थे, और उसको बड़ा प्ले अप किया है इंडिया के मीडिया ने, उनके अखबारात ने, उनके जो वेब चैनल्स हैं उन्होंने भी। लेकिन परसों का एक बयान था इंडियन वजीर दिफा और इंडियन के फौज के नॉर्दर्न कमांडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र देव। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो आज़ाद कश्मीर है, वो कह रहे हैं हम तो इसको भी लेने की सलाहियत रखते हैं। आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल टर्मोइल का फायदा वो दुश्मन, खुदा ना खास्ता, ये तो हमें पता है फाजिल पाकिस्तान पूरी तरह चौकस है, लेकिन इस तरह की अनसर्टेनिटी के दौरान कोई दूसरा फायदा ना उठा जाए। देखिए, ये जो हम खुद दुश्मन को, हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है, उसमें तो कोई शक है नहीं, तो वो जब भी हम कोई वीकनेस शो करेंगे वो इसका इस्तेफादा करेगा। मैं दुश्मन को कभी बदनाम नहीं करता हूँ कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम खुद एक मुहैया करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। बंगाल में हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसने उसका मुकम्मल तौर पे उसने इस्तेफादा किया। कसूर हमारा अपना था, उसने उसका फायदा उठाया। वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो फायदा उठाएगा, वो तो दुश्मन नहीं है ना कि जो अपनी कमजोरियों का फायदा ना उठाए। लेकिन ऐसे भी मतलब है कि वो जो है ना, ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है कि हम कश्मीर को ले लेंगे। कश्मीर को लेना इतना आसान नहीं है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर को आके वो ले जाएंगे। वो मिलिटरीली उसके पास ये कैपेबिलिटी इस वक्त नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से वो जो है कब्जा जो है वो उसके ऊपर कर ले। ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास बड़ी माजरत के साथ वक्त बिल्कुल कम रह गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं फैजुर रहमान साहब से बस आखिरी नुक्ता ले लूं। सर ये बताइएगा फैज साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की अब क्या पल्स है टुवर्ड्स द इमरान खान आफ्टर दैट रिजीम चेंज जो उनके साथ वो एक कहते हुआ है, और फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट तकर्री हुई है पाकिस्तान में। इस सब के बाद क्या पल्स है वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों की? मुख्तसरन ये कि वो जमे हुए हैं अपनी जगह, बहरहाल एक उनको सपोर्ट हासिल है। मैं सिर्फ एक पॉइंट आप स्ट्रेस करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब जो वहां पहुंच रहे हैं, इनका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है ज़ाहिर इलेक्शंस का, और उनको मालूम है, वो खुद कह चुके हैं कि गालिबन ये अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। लेकिन इसमें सिर्फ एक और शेर आपको अगर अर्ज कर दूं कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये सिर्फ एक लहू गर्म रख रहे हैं अपना और अपने फॉलोअर्स का, और अब इसमें इनको अपने आप को देखना चाहिए कि ये देखें कि आखिर किस हद तक ये जा सकते हैं अपना लहू गर्म रखने। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा थकावट हो जाए फैसला लपटने पलटने और झपटने में। जी हाँ, सियासी अमल है, कोई शक नहीं, लेकिन इस सियासी अमल में सब लोगों का नुकसान ना हो जाए, इस बात को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान हमसे आज
के लिए बात करने के लिए सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ हैं नज़ीर लगारी साहब। बेहद शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया अपना कीमती, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आप भी आज हमारे साथ रहे, बेहद शुक्रिया। तीनों शुरा से की गुफ्तगू आपने सुनी, फिर शेख रशीद साहब का भी आपने इंदिया सुना, जिसमें वो आशगाफ अंदाज में कह कर गए हैं कि सर पर कफन बांध कर 26 नवंबर को पिंडी में इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। ये साथ कहीं खुदा न खास्ता, जैसे फैज साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान कर बैठे, उससे पहले सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने होंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।